Dear students, welcome to Chemophilic by Dr. Gulzar. Dear students, कार्बन 13 NMR हमने बेसिक प्रिंसिपल देखा, फिर हमने देखा कि इससे हमें इंफॉर्मेशन कौन सी मिलती हैं, डिफिकल्टीज क्या हैं कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम लेने में। उसके बाद हमने केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज देखी कि किस रेंज में आती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैग्नेटिक अनिसोट्रॉपी और फिर हाइब्रिडाइजेशन। और लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा देखा। प्रोटॉन जो कपल्ड स्पेक्ट्रा है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा में हमें ये तो इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वाटरनरी है। हमें ये इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है कि ये मिथाइल है या मिथाइलीन है या मिथाइन है। हमें ये इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है कि किस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं। लेकिन इसका एक इशू है। वो इशू है कि जो प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा है ये एक्चुअली J1 कपलिंग होती है। ये कपलिंग होती है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, और एक ही बॉन्ड है जिसकी वजह से इसका कपलिंग कांस्टेंट बहुत ज्यादा है। कपलिंग कांस्टेंट हमने प्रोटॉन NMR में भी देखा था। कपलिंग कांस्टेंट होता है कि ये जो मल्टीप्लेट में डिफरेंट पीक्स होती हैं उनके दरमियान का जो ये वाला डिस्टेंस है, यानी ये कपलिंग कांस्टेंट है मल्टीप्लेट में। और ये एक मल्टीप्लेट में सब में सेम है, यानी ये वैल्यू भी सेम होगी, ये वाली वैल्यू भी सेम होगी और ये वाली वैल्यू भी सेम होगी। यहाँ पर ये कपलिंग कांस्टेंट है। अब होता क्या है, ये चूंकि J1 कपलिंग है, सिंगल बॉन्ड कपलिंग है, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान एक ही बॉन्ड है, तो ये कपलिंग कांस्टेंट आता है ज्यादा, यानी ये वैल्यू आती है ज्यादा। यहाँ पर जो गैप होगा मल्टीप्लेट में वो ज्यादा होगा। इस तरह से रिजल्ट क्या निकलेगा, इस गैप के ज्यादा होने से मल्टीप्लेट्स आपस में ओवरलैप कर जाएंगी। हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी पीक किस कार्बन की है। यानी अगर मैं इसके साथ एक और फॉर एग्जांपल मैं ट्रिपलेट ड्रा करना चाहता हूं यहाँ पर, तो ये ट्रिपलेट है, तो ज्यादा वैल्यू कांस्टेंट की होने से इस तरह से आ सकती है पीक। या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये एक ट्रिपलेट है और ये कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, और दूसरी जो ट्रिपलेट है वो यूं यहां से स्टार्ट हो जाए, और इस तरह ये जो मल्टीप्लेट की पीक्स हैं वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। इसका सलूशन ये है कि हम फिर प्रोटॉन डी कपल्ड स्पेक्ट्रा ले लेते हैं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान हम कोई इंटरेक्शन, कोई कपलिंग नहीं होने देते। रिजल्ट क्या आता है, सारी की सारी इसमें फिर सिंगलेट्स आती हैं। और फायदा क्या हो जाता है कि मल्टीप्लेट्स की पीक्स आपस में ओवरलैप नहीं करती, क्योंकि इसमें मल्टीप्लेट्स आती ही नहीं, सारी सिंगलेट्स आ जाती हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हमें ये नहीं पता चलता किस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन और कार्बन की इंटरेक्शन थी वो हमने नहीं होने दी। ऐसा होता कैसे है, प्रोटॉन जो कार्बन के साथ कपल करते हैं, कार्बन के साथ कपल करके पीक शो करते हैं, हम उनको इस तरह से इरेडिएट करते हैं। हम उन प्रोटॉन को ब्रॉड फ्रीक्वेंसी से इरेडिएट कर देते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है, ये सैचुरेट हो जाते हैं, यानी रैपिड अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रांजिशन होती हैं, जिसके नतीजे में सैचुरेशन आ जाती है। सैचुरेशन से क्या मुराद है, यानी अल्फा और बीटा स्पेन स्टेट में पॉपुलेशन सेम हो जाती है दोनों में। NMR सिग्नल ही नहीं आएगा। सिग्नल तो तब आता है जब अल्फा स्पेन स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा होती है बीटा से, यानी जो लो एनर्जी वाली स्पेन स्टेट है यहाँ पर मॉलिक्यूल ज्यादा आते हैं,
हाई एनर्जी वाली स्पिन स्टेट में मॉलिक्यूल कम आते हैं, तो ये फिर सिग्नल आता है। लेकिन जब आप सारे प्रोटॉन्स को ब्रॉड फ्रीक्वेंसी से इरेडिएट कर देते हैं, रेडिएशन थ्रो करते हैं, तो उसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड ये ट्रांजिशन इतनी फास्ट हो जाती हैं, ये ट्रांजिशन इतनी रैपिड हो जाती हैं कि दोनों में मॉलिक्यूल पॉपुलेशन सेम होने की वजह से सैचुरेशन आ जाती है, और सैचुरेशन आने की वजह से सिग्नल नहीं आता। तो ये सैचुरेशन हम क्रिएट करवाते हैं ब्रॉड फ्रीक्वेंसी से इरेडिएट करके। अब सिर्फ और सिर्फ कार्बन का स्पेक्ट्रम आएगा, यानी सारी सिंगलेट्स आएंगे, सारे के सारे एक ही पीक शो करेंगे। जैसा कि ये देखें, हमारे पास प्रोपानोल है, 1 प्रोपानोल, तो इसमें 3 कार्बन है, यहाँ पर 3 सिंगलेट्स आ जाएंगे। CI3 ज्यादा शील्डेड वाले ये कार्बन होते हैं, ज्यादा शील्डेड वाले कार्बन है, तो ये शुरू में आ जाएंगे। CH2 वाला डी शील्डेड हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ कार्बन है तो दूसरी तरफ भी कार्बन है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी। और ये क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, तो C वाला और ज्यादा डी शील्डेड हो जाएगा। ये पीक जो है ये सॉल्वेंट के कार्बन की वजह से। अब अगर हम इसका प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा लेते तो इसकी आती क्वार्टेट, यानी यहाँ पर जो हमारे पास पीक होती वो क्वार्टेट आती इस तरह से। हमें हाइड्रोजन की इंफॉर्मेशन भी मिल जाती कि कितने हाइड्रोजन अटैच है, जबकि ये बी वाला जो है और सी वाला दोनों की ट्रिपलेट आती। फिर हमें फर्क कैसे पता चलता है, जो सी वाला हमारे पास है कार्बन है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, तो इसका मतलब है ये ज्यादा डी शील्डेड होगा। तो ये हमारे पास इस तरह का स्पेक्ट्रम आता कपल्ड वाला। ये डी कपल्ड वाला स्पेक्ट्रम है, तो इसमें सारी की सारी सिंगलेट्स आएंगी। अब सिंगलेट्स में हमें हाइड्रोजन की इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलेगी, अलबत्ता आप पी की पोजीशन से आइडिया ले सकते हैं कि अगर सैचुरेटेड होगा तो वो स्टार्ट में आ जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाले आते हैं, और उसके बाद मैग्नेटिक अनीसोट्रोपिक इफेक्ट, और फाइनली कार्बोनिल आता है। अब अगर हम इथाइल एसीटेट का डीकपल्ड है, इथाइल फिनाइल एसीटेट का डीकपल्ड स्पेक्ट्रा चेक कर लें यहाँ पर, जब वो कार्बन हाइड्रोजन के साथ कपल नहीं कर रहा, तो इसमें देखें, इसकी पहले स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। फिनाइल है, इसमें एक फिनाइल के साथ लगा हुआ है एसीटेट ग्रुप, यानी 2 कार्बन है, CH2 C डबल बॉन्ड O, दिस इज एसीटेट, और इसके साथ साथ यहाँ पर है इथाइल ग्रुप। अब इसमें टोटल कार्बन हमारे पास कितने बनते हैं, ये इथाइल है तो 2 कार्बन इथाइल के बन गए हैं, और 2 ही एसीटेट के बन गए हैं, 6 कार्बन बेंजीन के बन गए हैं, यानी यहाँ पर 10 कार्बन है। तो 10 यहाँ पर है, अगर डिफरेंट तरह के 10 के 10 कार्बन है तो 10 सिंगलेट्स आ जाएंगे। ये चूंकि बहुत ही ज्यादा शील्डेड वाला कार्बन है, तो इसकी सिंगलेट स्टार्ट में आ जाएगी, ये 8 to 20 के दरमियान। उसके बाद CH2 और ये वाला CH2 है, तो ये CH2 C डबल बॉन्ड वाला O जो है ये ज्यादा शील्डेड है एज कंपेयर टू OCH2, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्ट अटैच है, ये कार्बन के साथ अटैच है जो आगे ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो इसकी भी सिंगलेट आ गई। ये जो कार्बोनिल कार्बन है, इसकी सिंगलेट सबसे ज्यादा डी शील्डेड होती है मैग्नेटिक अनीसोट्रोपी की वजह से, और फिर साथ साथ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। और फिर यहाँ पर ये जो 6 पीक्स हैं, ये बेंजीन के 6 कार्बन की वजह से हैं। तो इसमें सारी की सारी सिंगलेट्स आती हैं प्रोटॉन जो डी कपल्ड स्पेक्ट्रा है। हमें इसको आइडेंटिफाई करना होता है उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू से कि ये कार्बन किस एटम के साथ अटैच होगा। यानी मेन मेन रीजन आपने याद कर लेने हैं, सैचुरेटेड हो तो स्टार्ट में आ जाएगा, बट सैचुरेटेड के साथ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो तो उसके बाद। यहाँ पर ये वाला एरिया जो है ये है मैग्नेटिक अनीसोट्रोपी, यानी डबल बॉन्ड और बेंजीन, और लास्ट में आ जाते हैं जो सबसे ज्यादा डी शील्डेड हैं वो कार्बोनिल वाले कार्बन होते हैं। ये था डियर स्टूडेंट्स प्रोटॉन डी कपल्ड स्पेक्ट्रा। थैंक यू वेरी मच।